गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ चुके हैं हिमालय पर्वत के विषय में, उत्तर के मैदान के विषय में और प्रायद्वीप के पठार के विषय में और थार भूस्थल के विषय में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के तटीय मैदान के विषय में। तो भारत का जो तटीय मैदान है उसको दो भागों में बांटा गया है। ये जो है ये हमारा पश्चिमी तटीय मैदान और ये पूर्वी तटीय मैदान। जो ये पश्चिमी तटीय मैदान है वो पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में पाया जाता है और जो ये पूर्वी तटीय मैदान है ये बंगाल की खाड़ी और जो पूर्वी घाट है उसके बीच में पाए जाने वाला एक क्षेत्र है। दूसरा अंतर अगर देखें तो ये जो मैदान है ये संकीर्ण है, इनकी चौड़ाई क्या है, कम है, लेकिन इनकी चौड़ाई क्या है, अधिक है। ये जो भारत का प्रायद्वीपीय जो भारत है इसका जो दक्षिणी भाग है तो पश्चिमी घाट के पर्वतों की ऊंचाई अधिक है। यहां पर क्या है, ये ऊंचा भाग है और यहां पर क्या है, ये ढाल है। तो इसलिए जो पश्चिमी घाट की नदियां, जो पश्चिमी घाट से जिसकी उत्पत्ति होती है वो पूर्वी घाट की तरफ बहती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो हमारा ये पश्चिमी घाट है वो जगह जगह से नदियों के द्वारा काटा गया नहीं है, लेकिन जो हमारा ये पूर्वी घाट है वो जगह जगह से नदियों के द्वारा काटा गया है। हमारे यहां से केवल दो ही नदियां निकलती हैं, नर्मदा और ताप्ती। तो नर्मदा और जो ताप्ती नदियां हैं वो ज्वार नदों का निर्माण करती है और लैगून झीलों का निर्माण करती है। अब यहां पर जो ज्वार नदों क्या है इसको समझने के लिए कि नदियां जब यहां की जो नदियां हैं उनकी ऊंचाई अधिक है तो ऊंचाई अधिक होने के कारण नदियों का जो वेग है वो काफी ज्यादा रहता है। अब नदियों का वेग काफी अधिक है और वेग अधिक होने के कारण ये जो नदियां हैं ये अपने रास्ते में आने वाला जो धरातलीय क्षेत्र है इसको अधिक काटती है। तो इस प्रकार क्या है, यहां पर ज्वार नदों का निर्माण है वो होता है और बहुत सारी लैगून झीलें क्या है इस तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है और यहां पर डेल्टाई झीलें हैं वो पाई जाती है मुख्य रूप से। अब देखिए कि जो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान को का निर्माण कैसे हुआ, नदियों और समुद्र की लहरों के निक्षेपण के कारण। पश्चिमी तटीय मैदान या पूर्वी तटीय मैदान दोनों का निर्माण निक्षेपण के कारण हुआ। निक्षेपण क्या होता है कि नदियां अपने साथ बहुत भारी मात्रा में जो अवसाद है वो लेकर के चलती है और उनको अपने जो मंद ढाल वाले जो इलाके हैं वहां पर उसको बिछा देती है। तो यहां पे क्या होता है कि नदियां बहुत तेज गति से पर्वतों से उतरती है और इन मैदानों का जो संकरा होना इस बात का प्रमाण है कि नदियों की गति यहाँ पर काफी तेज होती है। जहां पर नदियों की गति काफी कम होगी तो वहां पर मैदान क्या है उसकी चौड़ाई और अधिक मिलेगी। और दूसरा क्या है, एक तो नदियों के द्वारा बिछाया गया जो अवसाद है उससे इसका निर्माण होता है और दूसरा क्या है कि जो सागर की लहरें आकर के जो इस तट के साथ टकराती है वो भी अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में जो अवसाद है वो लेकर के आती है और यहाँ पर क्या है इस क्षेत्र में इसको बिछा देती है। तो इस प्रकार इन तटीय मैदानों का निर्माण हुआ है। जो ये पश्चिमी तटीय मैदान है इसको मुख्य रूप से हमने चार भागों में विभाजित किया है। आपके सिलेबस में इसमें केवल दो जो भाग है वो दिए गए हैं, लेकिन चार भागों में हमने इसको विभाजित किया है। पहला है गुजरात का तट। गुजरात का तट सूरत से दमन। अब देखिए ये गुजरात है, यहाँ पे सूरत है और ये क्या है हमारा दमन है। दमन क्या है, हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है दीव और दमन, ठीक है। और जो दमन है, दमन तक क्या है ये गुजरात का तट है वो पाया जाता है। उसके बाद दूसरा है कोंकण तट, ये है दमन से गोवा। अब देखिए ये हमारा दमन है और ये जो छोटा सा राज्य हमारे यहाँ पे है तो ये क्या है गोवा। तो गोवा दमन से लेकर के और गोवा तक के बीच का जो क्षेत्र है उसको कोंकण तट कहा जाता है। तीसरा जो विभाजन है वो है कन्नड़ तट। गोवा से मैंगलोर या न्यू मैंगलोर आप इसको कह सकते हैं, ये समुद्री पतन है। तो गोवा से लेकर के और कर्नाटक के अंदर है न्यू मैंगलोर, इसको कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। चौथा विभाजन है मालाबार तट। ये मैंगलोर से लेकर के और कन्याकुमारी तक, मैंगलोर से लेकर के और कन्याकुमारी तक क्या है ये न्यू मैंगलोर और यहाँ पर क्या है कन्याकुमारी,
इसको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार क्या है, पश्चिमी तटीय मैदानों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है, गुजरात तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। और ये जो कोंकण तट है वो जो मालाबार तट है, यही आपको आपके सिलेबस में आपसे है वो पूछे जाएंगे। उसके बाद देखते हैं पूर्वी तटीय मैदानों के विषय। जो पूर्वी तटीय मैदान है इनके बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा और मैं आपको पश्चिमी तटीय मैदानों के विषय में बता दूं कि जो नर्मदा और तापी के जो मुहाने पर इस मैदान की सबसे अधिक चौड़ाई कहां पर है, नर्मदा और तापी नदी जब समुद्र में गिरती है तो यहां पर क्या है, इस मैदान की चौड़ाई सबसे अधिक है। किसकी, जो ये पश्चिमी तटीय मैदान है उसकी चौड़ाई नर्मदा और तापी नदी के मुहाने पर इसकी चौड़ाई सबसे अधिक है। उसके बाद देखिए ये जो मैदान है वो क्या है, संकरा है, मतलब एक पतली सी पट्टी के रूप में पाया जाता है और ये ज्यादा चौड़ा क्यों नहीं है इसके विषय में आपको बता चुका हूं। दूसरा क्या है, यहाँ की नदियों की जो गति है वो काफी तेज होती है और उन तेज गति के कारण ही यहाँ पर क्या है, ज्वार मधुमुख का निर्माण होता है। और यहां पर लैगून झीलें पाई जाती है, उन लैगून झीलों को हम पश्चात जल भी कहते हैं, जिसको केरल में कयाल के नाम से जाना जाता है। अब पश्चात झीलें क्या होती हैं, अब मान लो ये क्या है, हमारी जो तटीय प्रदेश है और यहां पर क्या है, समुद्र का कुछ पानी क्या है, लहरें आकर के इस तट के साथ टकराती है, कुछ पानी क्या है इस क्षेत्र के अंदर घुस जाता है। तो यहां पर जो समुद्र है वो अपने निक्षेपण के द्वारा यहाँ पर एक दीवार बना देता है। तो इस प्रकार क्या है, ये एक तटीय जो सीमा है उसका निर्माण करता है। यहाँ पर जो ये जल है वो बिल्कुल समुद्र से अलग हो जाता है, तो इसी को लैगून झील कहा जाता है। ये लैगून झील क्या है, लवणीय होती है, लवण की मात्रा इनके अंदर बहुत अधिक होती है क्योंकि समुद्र के पानी से ही इनका निर्माण हुआ है। और दूसरा क्या है, समुद्र से कट जाने के बाद इनमें जल वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है उसके होने के कारण ये लवणीय अवस्था में पाई जाती है। तो इस प्रकार क्या है, लैगून झीलों का निर्माण होता है। और पश्चात जल का मतलब क्या है, पश्चात जल क्या होता है, पश्चात मतलब पीछे हटा हुआ जल। तो जल है समुद्र का ही पानी होता है, लेकिन क्या है ये बिल्कुल समुद्र से कट जाता है, अलग हो जाता है, इसलिए इसको पश्चात जल भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं पूर्वी तटीय मैदान के विषय में। सवर्ण रेखा नदी जो नागपुर के पठार से निकलती है उससे लेकर के और कन्याकुमारी तक क्या है, पूर्वी जो तटीय मैदान है उसका विस्तार है। ये हमारा क्या है, स्वर्ण रेखा नदी जो है इधर वहां से लेकर के और कन्याकुमारी तक ये हमारा जो पूर्वी तटीय मैदान है उसका विस्तार है। और ये जो पूर्वी तटीय मैदान है इसका जो चौड़ाई है वो काफी अधिक है, यानी पूर्वी जो पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा इसकी चौड़ाई काफी अधिक है। और इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है उड़ीसा का तट, जिसको हम उत्कल तट भी कहते हैं। जो उड़ीसा का तट है वो आपका हुगली नदी से लेकर के, जो पश्चिम बंगाल में है, वहां से लेकर के और जो महानदी है वहां तक इसका विस्तार है वो देखने को मिलता है। दूसरा है आंध्र तटीय मैदान, जो गोदावरी व कृष्णा नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में पाया जाता है। ये आपका क्या है, गोदावरी नदी और ये कृष्णा नदी है, इसके डेल्टाई क्षेत्र के अंदर क्या है, इसका विस्तार पाया जाता है, जिसको आंध्र तटीय मैदान कहा जाता है। ये आंध्र तटीय मैदान और उत्कल तट दोनों को हम संयुक्त रूप से उत्तरी सरकार तट भी कह सकते हैं। तो आपने केवल क्या है, उत्तरी सरकार तट है उसको याद करना है। उसके बाद देखिए जो कृष्णा नदी है उससे लेकर के और आपका ये कन्याकुमारी तक क्या है, कोरोमंडल तट है वो पाया जाता है। दूसरा क्या है कि ये जो उत्तरी सरकार तट है यहां पर क्या है, एक झील पाई जाती है कर्नाटक के इसके जो आपका ये आंध्र प्रदेश के अंदर, जिसका नाम है कोलेरू झील, जो कि डेल्टाई झील है। और क्योंकि बहुत सारी नदियां हैं इसके यहां से निकलती है और ये डेल्टा का निर्माण करती है, तो इस प्रकार क्या डेल्टाई झीलों का निर्माण है वो होता है। और लैगून झीलों का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पर उड़ीसा के अंदर क्या है, एक लैगून झील है जिसको चिल्का झील कहा जाता है, जो कि भारत की खारे पानी की एक सबसे बड़ी झील है, जो कि उड़ीसा के अंदर है। चिल्का झील, कोलेरू झील। और उसके बाद आता है यहां से लेकर के हमारा कोरोमंडल तट है, और यहां पर क्या है, कोरोमंडल तट को तमिलनाडु तट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर पुलिकट झील पाई जाती है, जो कि एक लैगून झील है, पुलिकट झील। और ये आंध्र और तमिलनाडु की सीमा के ऊपर स्थित है। यहाँ पर क्या है, ये
पुलिकट झील है वो पाई जाती है, जो कि एक लैगून झील है। तो हमने पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदानों के विषय में जाना। अगले भाग में हम पढ़ेंगे अपने जो द्वीप हैं उनके विषय में। धन्यवाद।